आज की कहानी है ऐंद्रजालिक। थोड़ा परिचय आवश्यक है। लॉर्ड लिटन 1803 से 1873 प्रमुख अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक है। उन्हें रोमांटिक साहित्य में प्रथम श्रेणी का लेखक माना जाता है और उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता आज भी कायम है। हमारे बंकिम चंद्र ने अपनी रजनी लिखते समय लॉर्ड लिटन के एक उपन्यास से सहायता ली थी। लॉर्ड लिटन की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है द हॉन्टेड एंड द हॉन्टर्स और द हाउस एंड द ब्रायन, और ऐंद्रजालिक इसी पर आधारित है। ये कहानी आज भी लगभग सभी ब्रिटिश डरावनी कहानी संग्रहों में जगह पाती है। बेशक ये कहानी पुरानी हो चुकी है, लगभग एक शताब्दी पहले लिखा गया, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह की कहानी पढ़ना अधिक पसंद करते हैं जब वो पुराने ढंग की हो। हालांकि ये कहानी वयस्क पाठकों के लिए लिखी गई थी और मैं नन्हे विद्यार्थियों के नन्हे हाथों में भोजन परोसना चाहता हूं। यद्यपि मैंने लॉर्ड लिटन के कार्य के पुराने स्वरूप को नहीं बदला है, फिर भी मुझे इसके कुछ भागों को छोड़ने और बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा है और मैंने घटना का देश, समय और स्थान बदलकर कोलकाता कर दिया और मेरा किरदार गैर बंगाली भी नहीं है। फिर बातचीत शुरू हुई। आप दिल से पढ़े और जुनून से डरे। अंत। एक साहित्यिक और दार्शनिक मित्र ने एक दिन मुझे बुलाया और कुछ गंभीरता और कुछ मजाक के साथ कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने कलकत्ता शहर के बीच में एक वेश्यालय खोज लिया है? हनाबारी। वास्तव में मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ भाई, लेकिन यह मोटे तौर पर कुछ इस तरह है। लगभग 6 सप्ताह पहले मैंने एक घर पर एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था, यह घर किराए के लिए है। मैं अंदर गया और मुझे घर पसंद आया। मैंने एक मकान किराए पर लिया, लेकिन 3 दिन बाद ही मुझे वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। पत्नी ने शपथ ली कि वो वहां कभी नहीं रुकेगी। उसने तो कुछ गलत भी नहीं कहा। क्या तुमने कुछ देखा? सावधान भाई, ये सब सुनकर कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, बताओ मुझे। मैं कुछ विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन बस इतना याद रखें कि घर में एक कमरा खाली था और जब भी हम वहां जाते थे हमारे शरीर और मन एक अवर्णनीय भय से भर जाते थे, लेकिन हमने वहां कुछ भी नहीं देखा या सुना। ये वो भयानक भय था जिसने अंततः हमें भागने पर मजबूर कर दिया। ये घर एक बूढ़ी औरत की देखभाल में है। चौथी सुबह मैं उठा और उसे फोन करके कहा, हमारा इस घर में स्वागत नहीं है, हम आज ही चले जाएंगे। बुढ़िया ने रूखे स्वर में कहा, मैं जानती हूं तुम क्यों उठ रहे हो, फिर भी आपने यहां 3 रातें बिताई। किसी अन्य किराएदार ने यहां 2 रातों से अधिक समय बिताने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है कि वे आपके प्रति बहुत दयालु हैं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और पूछा, उनका? वे फिर कौन है? वे जो भी हैं, वे इसी घर में रहते हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें बहुत समय पहले इस घर में देखा था। बेशक मैं ये भी जानता हूं कि एक दिन वे मेरी मौत का कारण बनेंगे, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे जल्द ही मरना होगा और मरने के बाद मैं उनके साथ इसी घर में रहूंगी। जब मैंने उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनी तो मेरी छाती धड़क उठी। मैं उससे दोबारा बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। भगवान का शुक्र है मैं वहां से आसानी से भागने में सफल रहा। अपने मित्र से सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है, मुझे भी पता दे दो, मैं भी उस घर में रात बिताना चाहता हूं। दोस्त ने मुझे पता दिया, मदन बाबू स्ट्रीट पर वो घर, लेकिन उसके शरीर पर किराए का प्रमाण पत्र नहीं लटका हुआ है। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है, हर खिड़की बंद है। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी एक युवक आया और पूछा, आप किसे चाहते हैं? क्या ये घर किराए पर नहीं दिया जाएगा? किराया? घर की देखभाल करने वाली वृद्ध महिला की 3 सप्ताह पहले मृत्यु हो गई। घर के मालिक जगदीश बाबू इसकी देखभाल के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हो? क्यों? ये आतंक का घर है। यहां रहने वाली वृद्ध महिला एक सुबह अपने बिस्तर पर मृत पड़ी हुई पाई गई। उसकी आंखें खुली हुई थी। हर कोई कहता है कि एक भूत ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला, बकवास बांधकर। क्या आपको घर के मालिक जगदीश बाबू का पता है? मुझे पता है, नंबर 10 दिनेश दास स्ट्रीट। वो क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करता। उसने तो शादी भी नहीं की है, अकेला रहता है, अमीर आदमी। दिनेश दास स्ट्रीट पास ही है। मेरी मुलाकात जगदीश बाबू से हुई। वो 50 वर्ष का होगा।
बुद्धिमान उपस्थिति, सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति। मैंने कहा, मैंने सुना है कि आपके पास एक मकान है, मैं जानबूझकर घर किराए पर देना चाहता हूं। जगदीश बाबू ने बहुत विनम्रता से कहा, कृपया किराए के बारे में भूल जाइए, मैं अब वो मकान किराए पर नहीं दूंगा। हालांकि मैं ये मकान आपको बिना किराए के दे दूंगा। यदि आप उसकी बुरी प्रतिष्ठा का कारण पता लगा सके तो ये मेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। खराब प्रतिष्ठा के कारण ये मकान मेरे किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि एक महीने के लालच में भी कोई घर पर कब्जा नहीं करना चाहता। लेकिन एक बूढ़ी औरत तो वहां हमेशा से रहती थी। हाँ, अब वो मर चुका है। एक बार की बात है, वो मेरे चाचा से एक मकान किराए पर लेकर वहां रहता था और उस समय उसकी स्थिति अच्छी थी। वो सुशिक्षित था और उसका मस्तिष्क भी बहुत तेज था। वो हाल ही में गरीब और असहाय हो गया था, लेकिन उसके अलावा उस घर में कोई और नहीं रह सकता था। उनकी मृत्यु भी रहस्यमय है। पुलिस जांच के दौरान हुए खुलासे से घर की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचा है। मैंने सुना है कि वहां अलौकिक घटनाएं होती हैं, न केवल रात में बल्कि दिन में भी। घर में ये बुरी प्रतिष्ठा कब से चल रही है मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मैंने उस बूढ़ी औरत से सुना कि जब उसने 30 या 40 साल पहले ये घर किराए पर लिया था, तब भी यहाँ भूत प्रेत का साया था। मेरा प्रारंभिक जीवन बांग्लादेश से बाहर बीता। मेरे निसंतान चाचा की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई। मैं उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनकर बांग्लादेश लौट आया, इसलिए मुझे उस घर के बारे में पुरानी खबरें नहीं पता। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है कि कोई भी किराएदार वहां 2 या 3 रातों से अधिक नहीं रहना चाहता या रह ही नहीं सकता। और मैं हर किराएदार से नई कहानियां सुनता हूं। कोई भी कहानी किसी अन्य कहानी के समान नहीं होती। क्या तुम्हें कभी उसके घर पर रात बिताने की इच्छा हुई है? मैंने वहां कभी रात नहीं बिताई, लेकिन एक बार मैं दिन में लगभग 3 घंटे के लिए वहां रहा था। परिणाम स्वरूप मेरी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि मुझे उसे दबाने पर मजबूर होना पड़ा और मुझ में वहां पैर रखने की इच्छा या क्षमता नहीं है। मैं आपको यह भी नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या देखा और क्या सुना, लेकिन मैं आपको यह सलाह दे सकता हूं, आपको वहां रात नहीं बितानी चाहिए। मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं रात वही बिताऊंगा। मैंने अपना कर्तव्य तय कर लिया है। मैं खुद को बहादुर के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर मैं किसी भूतिया घर में भी चला जाऊं तो मुझे डर नहीं लगेगा। बिना कुछ कहे जगदीश बाबू ने घर की कुछ चाबियां मुझे सौंप दी। मैं उस प्रेतवाधित घर को देखने के बाद एक नया अनुभव प्राप्त करने की उत्सुकता के साथ अपने घर लौट आया। मैं अपने वफादार सेवक निवारण को बुलाता हूं। वो युवक एक निवारक है। वो जितना निडर है उतना ही हंसमुख भी है। मैंने कहा, निवारण, मुझे पंचपाड़ा में जमींदार का वो खाली पड़ा घर याद है। लोग कहा करते थे कि हर रात एक बिना सिर वाला भूत कहाँ दिखाई देता है। मुझे याद है, गुरुजी, लेकिन हम पूरी रात वही रहे और हमें कोई सिर विहीन शव या बिना सिर वाला शव नहीं दिखा। जी श्रीमान, एक सिर वाला भूत भी कृपा पूर्वक झांकने के लिए नहीं आया। लेकिन मैंने सुना है कि कोलकाता में एक घर है जो सचमुच भूतिया है। मैं वहां रात बिताना चाहता हूं। वहां कुछ भयानक देखने की संभावना है। क्या तुम मेरे साथ वहां रहना चाहोगे? निवारण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ साहब, मैं जाऊंगा। मेरा पुत्र शंखचूणी मेरी पत्नी है। राम और लक्ष्मण मेरे हृदय में है। मुझे किस बात का भय है? ये हो गया, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर की चाबियां और पता यहां है। तुम पहले मेरा सामान लेकर वहां जाओ। वे सभी कमरों की खिड़कियां खोल देंगे। वहां बहुत दिनों से रोशनी और हवा नहीं आई है। फिर एक अच्छा कमरा चुने और बिस्तर ले ले। और अच्छी खबर, अपना रिवॉल्वर और चाकू अपने साथ ले जाना मत भूलना। राम और लक्ष्मण को अपनी छाती पर रखकर और मेरे हाथ में एक रिवॉल्वर और खंजर लेकर क्या हम उनकी महिमा में 1 दर्जन भूतों का अभ्यास नहीं कर सकते? बहुत सक्षम, सर। ठीक है, तो जाओ। शाम को भोजन के बाद मैं उस प्रेतवाधित घर की ओर चल पड़ा। मेरे साथ मेरा प्रिय बुल टेरियर कुत्ता भी आया, जिसे दुनिया की किसी भी चीज की परवाह नहीं है। गर्मी की रात, आकाश टूटे फूटे बादलों से भरा हुआ है और उनके बीच के अंतराल में कभी कभी चंद्रमा का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन ये तो पीले चांद का चेहरा है। जब तक बादल पूरी तरह से नहीं छंटेंगे, चांद चमक नहीं पाएगा।
जब वे सही जगह पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो निबर ने दरवाजा खोला। क्या खबर है निबारन? अच्छी खबर सर, अच्छी खबर। मैंने थोड़ा निराश होकर पूछा, वो क्या है? क्या तुमने कुछ नहीं देखा या सुना? आप जानते हैं बॉस, मैंने कुछ अजीब बात सुनी है। किस तरह का? किस तरह का? मैं अपने पीछे कदमों की आवाज सुन सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई चारों ओर फुसफुसा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? राम और लक्ष्मण तो मेरे हृदय में है। मुझे किस बात का डर है? एक ऐसे साथी को पाकर जो मुझे रोकने वाला लग रहा था। कुछ हद तक आश्वस्त महसूस करते हुए मैं घर में दाखिल हुआ। तभी मुझे अपने कुत्ते का अजीब व्यवहार नजर आया। पहले तो वो खुशी खुशी घर के अंदर भागा, लेकिन फिर वो अपनी दुम दबाए बंद दरवाजे को खरोंचते हुए और रोते हुए वापस आ गया। वो घर छोड़ना चाहता है। क्या बात, क्या बात? कुछ बार प्यार से उसके सिर पर थपथपाने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ और मेरे साथ चलने लगा। लेकिन वो हमेशा की तरह आगे भागने की कोशिश करने के बजाय मेरे पैरों से चिपक कर चलने लगा। सबसे पहले हमें घर के कमरे देखने होंगे। मैंने पहले पहली मंजिल का परीक्षण किया। सभी घर नम और धूल भरे हैं। यार्ड में भी स्थिति वैसी ही थी। और यहीं पर पहली अजीब बात घटी। ये एक पक्का आंगन है, लेकिन ऊपर बहुत धूल है। अचानक मुझे अपने सामने धूल में एक पदचिन्ह दिखाई दिया। मैंने निबारन की ओर इशारा किया। फिर हम दोनों ने स्पष्ट रूप से देखा। पहले पदचिन्ह के ठीक बाद दूसरा पदचिन्ह दिखाई दिया, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा पदचिन्ह। फिर दीवार खड़ी हो गई और पैरों के निशान दिखाई नहीं देने लगे। लेकिन मैंने देखा कि ये सभी निशान एक बच्चे के पैरों के निशान थे। हम दोनों चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे और एक मध्यम आकार के कमरे में पहुंच गए। मुझे लगता है कि ये एक लिविंग रूम था। ये अभी भी पुराने जमाने के सोफे, कुर्सियां, दर्पण और चित्रों से सजा हुआ है। बूढ़ी महिला ने अवश्य ही इनका उपयोग किया होगा और उनकी मृत्यु के बाद से यहाँ से फर्नीचर नहीं हटाया गया है। कमरे को अच्छी तरह देखने के लिए मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। निबारन ने अपने हाथ में लिया हुआ दीपक साइड टेबल पर रख दिया। मैंने उससे दरवाजा बंद करने को कहा। इसी समय दूसरी घटना घटी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरे बगल की दीवार से एक कुर्सी अचानक उभरी, चुपचाप आगे बढ़ी, मेरे एक हाथ की दूरी पर आ गई और फिर रुक गई। वाह, ये तो टेबल चलाने से भी ज्यादा मजेदार है। मैंने ये बात धीरे से कही और जोर से हंस दिया। लेकिन मेरा कुत्ता जोर से रोया। अध्यक्ष का रोकथाम का अद्भुत कारनामा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर रहा था। वो तुरंत कुत्ते के पास गया और उसे सांत्वना देने लगा। मैं अभी भी उस कुर्सी को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो नीली धुंध से बनी एक मानव आकृति उसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन छवि इतनी धुंधली है कि ये मेरी आंखों के लिए भ्रम हो सकती है। इस बार कुत्ता चुप है। मैंने कहा, निबारन, कृपया कुर्सी मेरे सामने दूसरी दीवार के पास रख दो। कुर्सी लेकर कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और निबारन की ओर मुड़कर बोला, मास्टर, क्या निदान है? आपने मेरी पीठ पर इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? बॉस, मैंने निबारन को नहीं मारा। लेकिन उससे किसने मारा? ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर हमें जादू दिखाकर आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहा है। मैं चोर को नहीं पकड़ सकता, लेकिन हम रात खत्म होने से पहले उसे पकड़ लेंगे। मैं बैठक कक्ष से बाहर आया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं हर बार घर से बाहर निकलते समय यही सावधानियां बरतता था। वे कहते हैं, सावधानी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरे सोने की व्यवस्था तीसरी मंजिल के एक कमरे में की गई थी। चलो उस कमरे में प्रवेश करें। ये एक सुंदर कमरा है जिसमें सड़क की ओर 3 खिड़कियां हैं। मेरा बिस्तर पुराने जमाने के लिनेन से बना है। इस कमरे की दीवार के बीच में एक और दरवाजा है जो अगले कमरे की ओर जाता है। निबारन ने रात रुकने के लिए वो स्थान चुना था। मैंने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। निबारन ने आश्चर्य से कहा, यह कैसा स्वामी है? दरवाजा खुला था और इसे अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता। दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजा अपने आप फिर से खुल गया। हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरों की ओर देखा और दोनों के मन में संदेह पैदा हुआ, घर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति छिपा हुआ है। मैं जल्दी से घर में घुस गया। मेरा पीछा करना बंद करो, वहां कोई नहीं है।
छोटा सा घर, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की, दूसरे दरवाजे तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने वहां एक स्टूल के अलावा कोई फर्नीचर नहीं देखा। वहां कहीं भी छिपने का कोई रास्ता नहीं है। मैं स्तब्ध खड़ा था। तभी दरवाजा चुपचाप फिर से बंद हो गया, बस ऐसे ही, अपने आप। कैदी, हम कैदी हैं। पहली बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि मेरे मन में एक अवर्णनीय भय फैल रहा था। दबाया नहीं गया, बल्कि रोका गया। उसने कहा, गुरुजी, क्या वे सोचते हैं कि वे हमें फंसा लेंगे? वो घटिया, हिलता डुलता दरवाजा मेरी एक लात भी नहीं झेल पाएगा। पहले अपने हाथ से दरवाजा खींचकर देखो कि वो खुलता है या नहीं। मैं खिड़की के पास जाऊंगा और देखूंगा कि बाहर क्या है। मैंने अंदर झांक कर देखा कि बाहर एक और आंगन था। यहां तक कि एक कंगनी भी नहीं है जिसके सहारे आप तीसरी मंजिल की खिड़की के नीचे पैर रखकर खड़े हो सके। इस खिड़की से अंदर या बाहर जाना असंभव है। इस बीच जब जोर से खींचने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो निबारन ने कहा, आज्ञा दीजिए मालिक, मैं लात मारकर दरवाजा खोल दूंगा। मेरी छाती धड़क रही थी, लेकिन इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा अभी भी बहुत प्रसन्न है। मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसा जीवन साथी पाना सौभाग्य की बात है। मैंने कहा, तो रुको, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजे पर जोरदार धक्का मुक्की हुई। निबारन एक मजबूत आदमी था, लेकिन उसकी भयंकर लात के बाद भी दरवाजा एक बार भी नहीं हिला। आखिरी पक्षी ने हांफते हुए उसे छोड़ दिया। ये एक असफल प्रयास था। मैंने भी कोशिश की, नतीजा वही रहा। मेरा मन भय से भर गया है। इस बार डर ज्यादा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक प्रदूषित वाष्प अटारी से उठ रही है और पूरे घर में जहरीला प्रभाव फैला रही है। फिर एक बात और है, वो अद्भुत द्वार अपने आप फिर से खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके और चुपचाप, बहुत चुपचाप। ये बहुत ही शांतिपूर्वक एवं स्वचालित रूप से खुलता है। मैं दौड़कर खुले दरवाजे के पास गया और वही खड़ा हो गया। हम दोनों ने देखा, हमने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर देखा। एक बड़ी पीली रोशनी, एक महान मानव आकृति, लेकिन निराकार और अवास्तविक, हमारे सामने चलती है और फिर कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे बहने लगती है। मैं प्रकाश का पीछा करता रहा और जब वो बुझ गया तो वो मेरे पीछे आया। जब प्रकाश अंदर आया तो वो दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे के अंदर था और फिर एक छोर पर एक बिस्तर पर चढ़ते हुए ये अचानक एक गोले में परिवर्तित हो गया, जो सांप जितना छोटा था लेकिन बिजली की तरह चमकीला था। एक क्षण के लिए वो वही कांपता हुआ खड़ा रहा और फिर उस अजीब प्रकाश बिंदु ने उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। बिस्तर के बगल में एक अलमारी है। मैंने उसकी एक दराज निकाली और उसके अंदर एक पुराना धुंधला रूमाल देखा। ये बहुत संभव है कि वो बूढ़ी औरत ही इसकी मालकिन थी और ये कमरा उसका शयन कक्ष था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने एक और दराज पकड़ा और उसे खोल दिया। इसके अंदर कुछ महिलाओं के कपड़े और सहायक उपकरण हैं तथा फीके पीले रिबन से बंधे 2 पत्र हैं। अपने आवेग को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैंने 2 पत्र पकड़ लिए। मुझे वहां कोई और उल्लेखनीय चीज नहीं दिखी। वो असामान्य प्रकाश फिर कभी नहीं आया, लेकिन मैंने एक अप्रत्याशित आवाज सुनी। हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से किसी के कदमों की आवाज सुनी। हम आगे बढ़ रहे हैं और वे कदम हमारे ठीक सामने चल रहे हैं। मैं अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता। मैं केवल पदचाप सुन सकता हूं, अदृश्य पैरों की भयावह पदचाप। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हमसे आगे। मेरे हाथ में 2 पत्र थे, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली हो और मेरे हाथ से वे 2 पत्र छीनने की कोशिश की हो। उस कमजोर कोमल हाथ का स्पर्श। मैंने उन दोनों पत्रों को और भी कसकर पकड़ लिया और तुरंत ही मुझे उस अदृश्य हाथ का स्पर्श महसूस नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपने लिए निर्धारित शयन कक्ष में दाखिल हुआ, मैंने पाया कि मेरा कुत्ता कमरे के एक कोने में बैठा हुआ कांप रहा था। मैंने कहा, निबारन, मेरी रिवॉल्वर और चाकू लाकर इस मेज पर रख दो। तो फिर कुत्ते को थोड़ा थपथपाओ। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो बच जाओगे। लेकिन कुत्ते को सहलाना पसंद नहीं आया। उसका कांपना बंद नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी नजरें उस पर नहीं रख सका, क्योंकि उन 2 पत्रों को पढ़ने में मेरी रुचि तेजी से बढ़ गई थी।
मैंने एक कुर्सी खींची, मेज के किनारे बैठ गया और ध्यानपूर्वक अखबार पढ़ने लगा। अक्षर 2 छोटे हैं। तारीख पर गौर करें तो ये ठीक 36 साल पहले लिखा गया था। एक पति ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए 2 पत्र लिखे। लेखन शैली को देखकर ही आप बता सकते हैं कि लेखक काफी शिक्षित है, लेकिन यहाँ वहां छिपे हुए अपराध के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, 1. बहुत सावधान रहना, अगर ये बात पता चल गई तो सब हमें कोसेंगे। 2. रात को घर में किसी और के साथ मत सो, तुम्हें नींद में बात करने की बुरी आदत है। 3. जो हो गया सो हो गया, हमें किस बात का डर है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मृत लोग अब जीवित नहीं रहते, यहां एक लड़की द्वारा कोष्ठक में लिखा गया है। हाँ, मृत लोग भी फिर से जीवित हो जाते हैं। मैंने दोनों पत्र मेज पर रख दिए और कुछ देर तक मन ही मन उनके अर्थ पर विचार करता रहा। फिर मैंने मेज पर 2 लैंप जलाए और उन पर अपनी घड़ी, रिवाल्वर और चाकू रख दिया। मैंने निबारन को बुलाया और उससे कहा कि वो अगले कमरे में चला जाए और सोए नहीं, तथा दोनों कमरों के बीच का दरवाजा खुला रखे। मैंने निर्णय लिया कि मैं नींद की देवी को अलविदा कहूंगा और आज की रात बिस्तर पर लेटे-लेटे कोई किताब पढ़ूंगा। मैं जो भी देखूंगा, जो भी सुनूंगा, जो भी घटित होगा, मैं हर चीज के लिए तैयार रहूंगा। मुझे बिस्तर में लेटना है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, कोई उपन्यास नहीं, एक निबंध। आज रात जैसी रात में ऐसी कोई भी किताब पढ़ने से बचना चाहिए जो उग्र कल्पना को जागृत करती हो। दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल है। निबारन अगले कमरे में चला गया। कुत्ता भी गलीचे पर लेट गया है। 20 मिनट बीत गए, अब आधी रात हो गई है। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तेज हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। क्या घर का दरवाजा खुला है? मैंने ऊपर देखा और पाया नहीं। दरवाजा अभी भी वैसा ही बंद था जैसा पहले था। ध्यान मेज की ओर आकर्षित किया गया। जो ज्वाला एक क्षण पहले शांत थी, वो अब कांप रही है, धड़क रही है, धड़क रही है। कहीं भी कोई नहीं है। फिर भी मेज पर रखी मेरी घड़ी धीरे धीरे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है और फिर पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। मैंने जल्दी से मेज से अपनी रिवाल्वर और खंजर उठा लिया। मैं अपनी आत्मरक्षा के हथियार इस तरह खोना नहीं चाहता था। बिस्तर के सिरहाने की ओर 3 बार तेज लेकिन धीमी आवाज आई, खट खट खट, खट खट खट, खट खट खट। बगल के कमरे से निबारन शुद्धोले ने पूछा, क्या आप ही वो शोर मचा रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, बहुत सावधान रहना। कुत्ता जाग गया और उठकर बैठ गया। उसके कान कभी आगे तो कभी पीछे हिल रहे थे। उसकी आंखें अजीब तरह से मेरे चेहरे पर टिकी थी। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें बेचैन हो गई। निबारन भी अगले कमरे से बाहर आ गया। मैंने कभी किसी व्यक्ति का चेहरा भय से इतना विकृत नहीं देखा। उसके चेहरे का भाव इतना बदल गया है कि अगर मैं उसे सड़क पर देखूं तो पहचान नहीं पाऊंगा। जैसे ही वो तेजी से मेरे पास से गुजरा, वो फुसफुसाया, भागो, 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 वो मुझे लेने आ रहा है। अचानक दरवाजा खुला और वो बाहर गिर गया। इसे रोक, रुको। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो एक बार में 3 या 4 कदम चला और नजरों से ओझल हो गया। जब मैं वहां खड़ा था तो मुझे सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। मैं हनाबारी में अकेला हूं। अब रास्ता क्या है? क्या मुझे कायरों की तरफ भाग जाना चाहिए? कुछ असंभव नहीं। माथे पर जो भी है मैं उसे अंत तक देखूंगा। मैं घर में दाखिल हुआ और दरवाजा फिर से बंद कर लिया। मैं आश्रय स्थल पर गया और वहीं खड़ा हो गया। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो डर सके। वो मूर्त आतंक उसके घर में कैसे घुस आया? जो भी यहाँ आएगा उसे पहले मेरे घर से होकर गुजरना होगा। मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने अंतिम संस्कार के लिए कमरा बंद कर दिया। कुत्ता अब घर के कोने में है। वो दीवार को इस तरह धकेल रहा है मानो वो उसे तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। मैं उसके करीब गया और उसका नाम पुकारा, लेकिन मुझे लगता है कि वो डर से पागल हो गया है। उसने अपने दांत पीस लिए। उसका जबड़ा हिलने लगा और लाल हो गया। अगर मैं उसे छूता तो वो मुझे जरूर काट लेता। उसने मुझे पहचाना भी नहीं। ये महसूस करते हुए कि अब उसे छूना सुरक्षित नहीं है, मैं वापस मेज पर आ गई और कुर्सी पर बैठ गई।
मैंने रिवॉल्वर और चाकू मेज पर रख दिया और किताब पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लैंप की रोशनी और मेरे हाथ में रखी किताब के बीच एक छाया पड़ रही है। जब मैंने ऊपर देखा तो जो कुछ मैंने देखा उसका सटीक वर्णन करना असंभव प्रतीत होता है। शून्य से अंधकार उभरता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित है। मैं उसे निश्चित रूप से मानव आकृति नहीं कह सकता। हालांकि अगर हम कहें कि इसमें मानव मूर्ति के बजाय मनुष्य की छाया छवि से कुछ समानताएं हैं, तो शायद ये अधिक सटीक होगा। वो शून्यता और प्रकाश से पूर्णतः पृथक है और उसका आकार बहुत बड़ा है। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा फर्श पर है, लेकिन ऊपरी आधा हिस्सा छत की कड़ियों को छू रहा है। एक भयंकर सर्दी आई और मेरे पूरे शरीर पर हमला कर दिया। अगर मुझे बर्फ के पहाड़ पर भी फेंक दिया जाता तो भी मुझे इतनी ठंड महसूस नहीं होती। मैं देख रहा हूं और जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि दो आंखें मशाल की तरह बहुत ऊपर से मुझे देख रही है। आंखें एक क्षण के लिए जागती रहीं, फिर एक क्षण में गायब हो गई, लेकिन उनकी जगह अंधेरे में दो पीली नीली रोशनियां चमकने लगी। नीली रोशनी, एक या दो। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। फिर मैंने अपने आप से कहा, ये डर क्या है? नहीं, ये डर नहीं है। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन ये एक झूठा प्रयास था। ऐसा लगता है जैसे कोई अपार शक्ति मुझ पर दबाव डाल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल और जबरदस्त शक्ति मेरी इच्छा शक्ति के विरुद्ध खड़ी थी। उस समय मेरी स्थिति वैसी ही असहाय थी जैसी किसी व्यक्ति की तब होती है जब वो विशाल समुद्र में तेज हवा के झोंके, जंगल में खूंखार बाघ या गहरे पानी में खूंखार मगरमच्छ का सामना करता है। असहायता की ये भावना धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसे शब्दों में बयां करना असंभव हो गया। लेकिन डरो मत, मैं अपना गौरव नहीं खोऊंगा। मैंने अपने आप से जोर देकर कहा, आगे जो भी भौतिक भयावता होगी उसे होने दो, मैं नहीं डरूंगा। मेरा तर्क कहता है जो कुछ मैं देखता हूं वो सब झूठ है। ये एक गलती के अलावा कुछ नहीं है। मैं इससे नहीं डरता। अंततः हताश प्रयास के साथ मैंने हाथ बढ़ाकर मेज से रिवॉल्वर उठा लिया और तुरंत ही मेरा हाथ नीचे गिर गया, मानो बिजली का झटका लगा हो और मैं शक्तिहीन हो गया हो। खतरे पर खतरा। दोनों दीपकों की लपटें टिमटिमाती नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे मंद पड़ गई और पूरी तरह से गायब हो गई। ये ऐसा है जैसे कोई दीपक अपनी ज्वलंत जीभ को धीरे धीरे आपके मुंह में खींच रहा हो। कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में मैं और वो भयानक काली छाया। लोग और कितना सहन कर सकते हैं? हर किसी की एक चरम स्थिति होती है, जैसे एक रबर की गेंद बहुत अधिक हवा भरने पर फट जाती है। मैंने भी अचानक भ्रम के जाल को तोड़ दिया और अपनी आवाज वापस पा ली, यानी चीखने की शक्ति। मैं बहुत जोर से चिल्लाया। मैं नहीं डर रहा था। मेरी आत्मा नहीं डर रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि अब मैं स्थिर नहीं रहा। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और पर्दा हटा दिया। मुझे पहले प्रकाश चाहिए, प्रकाश। अंधकार में प्रकाश, नरक के गड्ढे में स्वर्गीय प्रकाश। वो चांद है, स्पष्ट, शांत, उज्जवल। अनंत नीले आकाश से दूधिया प्रकाश की एक धारा बह रही है। नहीं, नहीं, उज्जवल आनंद की एक धारा। हमारे सिर के ऊपर चांद, हमारे पैरों के नीचे नींद से भरा राजमार्ग, यात्रियों से रहित लेकिन बिजली के लैंपों से रोशन। मैंने घर के अंदर मुड़कर देखा। यहां भी थोड़ी रोशनी आ गई है। अंधेरा कुछ कम हुआ है, हालांकि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो काली छाया अदृश्य है, हालांकि मेरी आंखें अभी भी दूसरी दीवार पर मूल छाया की एक अस्पष्ट छाया देख सकती है। मैंने मेज की ओर देखा। मेरी आंखें फिर आश्चर्य से चौड़ी हो गई। कलाई तक पहुंचता हुआ एक हाथ मेज की लकड़ी के बीच से निकला, एक बूढ़ी औरत का हाथ, जो मेरी तरह मांस और खून से बना था। मेज पर वे दो पत्र थे और मेरा हाथ उन पर पड़ा। अगले ही क्षण हाथ और पत्र दोनों गायब हो गए। मैंने बिस्तर के सिरहाने पर वो तेज आवाज 3 बार फिर से सुनी, ठकाठ काठ का, ठकाठ काठ का, ठकाठ काठ का। छाती कट गई। क्या इस चमत्कारी नाटक का कोई नया दृश्य फिर से खेला जाएगा? और क्या ये उसकी संकेत ध्वनि है? दस्तक दस्तक दस्तक, दस्तक दस्तक दस्तक, दस्तक दस्तक दस्तक। जैसे ही आवाज बंद हुई,
मुझे लगा जैसे पूरा कमरा किसी अज्ञात जीवन की धड़कन से कंपनित हो रहा है। घर की चारों दीवारों के किनारों से, फर्श के ऊपर से, छत के नीचे से आग की लपटें या चमकदार गोले, या यहाँ तक कि प्रकाश की छोटी छोटी लालटेनें भी उठने लगी। विभिन्न रंगों की अनगिनत गेंदें हैं, हरा, पीला, बैंगनी, नीला और चमकीले रंग। पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, यहां वहां जहां वहां, जिधर भी देखता हूं सब तरफ एक ही रोशनी दिखती है, भी उनकी गति तेज, कभी धीमी। पहले की तरह एक कुर्सी अचानक जीवित हो गई। वहां मौजूद किसी ने भी उसे नहीं खींचा, लेकिन वो खुद ही जोर से धड़ाम से मेरे सामने मेज के दूसरी ओर चला गया और फिर वहीं निश्चल खड़ा हो गया। अचानक उस सीट पर एक महिला आ बैठी। कोई जीवित रूप नहीं, बल्कि एक मृत पीला रूप। जवानी, लेकिन सुंदरता उसका दुख है। उसकी आवाज और कंधे बिल्कुल नंगे हैं। उसके बिखरे बाल पानी के झरने की तरह है। वो मेरी ओर नहीं देख रहा था, वो घर के दरवाजे की ओर देख रहा था। वो किसे देखना चाहता है, किसके कदमों की आहट सुनना चाहता है, वो किसका इंतजार करना चाहता है। दीवार पर उस भयानक छाया की छाया अभी भी मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा और भी बढ़ गया है। और मैंने फिर देखा, छाया के ऊपरी आधे हिस्से में दो आंखें चमक रही थी। उनकी निगाहें कुर्सी पर बैठी महिला आकृति पर केंद्रित थी। तभी कमरे का दरवाजा नहीं खुला, बल्कि दरवाजे के सामने एक पुरुष आकृति प्रकट हुई। नवयुवक, लेकिन ये मृत्यु के समान ही फीकी भी है। पुरुष आकृति महिला आकृति की ओर बढ़ी और तुरंत ही दीवार से आती हुई वह भयानक काली छाया भी आगे बढ़ी और उनके पास खड़ी हो गई। अचानक उनमें से प्रत्येक घने अंधकार में घिर गया। तभी एक हल्की रोशनी फिर से चमकी और ऐसा लगा कि एक पुरुष और एक महिला की दो भूतिया आकृतियों पर उस विशालकाय छाया ने कब्जा कर लिया है। महिला की छाती पर खून के निशान और वो भूतिया आदमी एक भूतिया तलवार पर खड़ा है और उसके पूरे शरीर से खून 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 टपक रहा है। फिर उस विशाल छायादार आकृति के असीम अंधकार ने पुरुष और स्त्री को निगल लिया। छोटी रोशनियां और लालटेनें फिर से जल उठीं। वे फिर इधर उधर भागने लगे, ऊपर नीचे हर जगह दौड़ने लगे। वे अधिक एकाग्र हो गए, उनकी गतिविधियां अधिक उग्र और विश्व विनाशकारी हो गई। ये मूर्ति एक वृद्ध महिला की है और उसके हाथ में वे दो पत्र हैं जो मेरी आंखों के सामने मेज से गायब हो गए थे। तभी महिला मूर्ति के पैरों के नीचे फर्श पर एक और दृश्य दिखाई दिया। एक अस्त व्यस्त बच्चे की आकृति फर्श पर फैली हुई है। उसके चेहरे और आंखों पर भूख और आतंक के भाव है। जब मैं उसकी ओर बिना पलक झपकाए देख रहा था तो मैंने देखा कि वृद्ध महिला के चेहरे से उम्र के निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे और जवानी की शान सामने आ रही थी। तभी वो अलौकिक काली छाया सामने आई और सब कुछ उसके ठोस कालेपन में गायब हो गया। अब घर के अंदर मैं बस एक छोटा सा चमत्कारी प्राणी हूं और वो विशाल चमत्कारी छाया आकृति। जब वो पुनः प्रकट हुआ तो उसकी दो कुएं जैसी भयंकर आंखें थी। प्रकाश के बुलबुले अनियमित गति से ऊपर नीचे हो रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं तथा कमरे में प्रवेश कर रही चांदनी के साथ मिल रहे हैं। तभी मानो प्रकाश के उन घेरों के अंदर से तरह तरह के अजीब कृमि जैसे कीड़े निकलने लगे, मानो अंडे के छिलके से। वे देखने में जितने भी वीभत्स और रक्तहीन लगते हैं, उनके शरीर लचीले, फुर्तीले और पारदर्शी हैं। वे एक दूसरे को पकड़ने के लिए खाली रास्ते से दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और खा रहे हैं। धीरे धीरे संख्या में भारी होते जा रहे हैं और झुंडों में मुझे घेर रहे हैं। मानव आंखों ने कभी ऐसे आकारहीन आकार नहीं देखे हैं। नहीं मानव लेखन उनका सटीक वर्णन कर सकता है। आकारहीन रूप कल्पनीय, एक दूसरे को पकड़ते हुए, एक दूसरे को खाते हुए। कभी कभी मुझे अपने शरीर पर स्पर्श महसूस होता था। उन अजीब कीड़ों का स्पर्श नहीं, बल्कि सभी अदृश्य हाथों का स्पर्श। एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठंडी तीखी उंगलियां मेरा गला पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं अपनी मानसिक शक्ति नहीं खोऊंगा, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से समझता हूं कि एक बार मेरा मन कमजोर हो गया तो मेरे शरीर और आत्मा के बीच का संबंध नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी और चीज पर नजर डाले बिना मैं उस विशाल, अशुभ, विशालकाय छाया आकृति को अविचल भाव से देखता रहा
अब तक उसके चालक दल की सांप जैसी आंखें अत्यंत स्पष्ट हो चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक प्रबल इच्छा थी, हाँ, बुराई पैदा करने की एक भयंकर और घातक इच्छा। मैंने उस प्रबल इच्छा शक्ति के विरुद्ध अपनी अदम्य इच्छा शक्ति को भी जागृत रखा। अचानक कमरे के अंदर लाल रंग की चमक भर गई, मानो कहीं आसपास बहुत बड़ी आग लग गई हो। संक्रमित कीड़े हल्के पीले रंग के हो गए। कमरा फिर से हिल गया और मैंने फिर से वही 3 आवाजें सुनी, ठकाट काट का, ठकाट काट का, ठकाट काट का, और सब कुछ उस काली छाया की घनी काली गहराई में गायब हो गया जिससे वे उत्पन्न हुए थे। उसके भीतर से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। कमरे में अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। काली परछाइयां धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है और छाया जितनी धुंधली होती जाती है, मेज पर रखे 2 लैंपों की लौ उतनी ही तेज होती जाती है। पूरा घर अब शांत और सामान्य है। मैं राहत की सांस लूंगा और जीवित रहूंगा। कुत्ता घर में एक जगह पर निश्चल पड़ा हुआ है। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो न तो उठा और नहीं हिला। मैं नजदीक खड़ा रहूंगा। वो मर चुका है और चला गया है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। जीभ भी मुंह से बाहर लटक रही है। मेरे मुंह में झाग है। मैंने उसके शरीर को अपनी बाहों में उठाया और उसे ले आया। उनकी मृत्यु से मेरा हृदय दुखी है। वे मेरे बहुत प्रिय थे। मेरे मन में आत्मग्लानि उठने लगी। इस दुखद परिणाम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। पहले तो मुझे लगा कि वो अत्यधिक भय के कारण मर गया होगा। मैं अभी जांच कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। उसकी गर्दन टूट गई थी। उसे मोड़कर रीढ़ से अलग कर दिया गया था। अंधेरे में क्या हुआ? क्या मेरे जैसे मानव मांस और हड्डियों से बने हाथ इसके लिए जिम्मेदार हैं? एक और आश्चर्य, मुझे अपनी घड़ी मेज पर वापस मिली, लेकिन उसका फोन कट गया। बाद में इसे घड़ी साज के पास भेजने के बाद भी मैं इसे ठीक से काम नहीं करवा सका। कॉल काम तो करती है, लेकिन कुछ देर बाद बंद हो जाती है। एक पूरी तरह से बेकार घड़ी। मैंने अपना वादा निभाया। मैं सूर्योदय तक यही रहा, लेकिन रात भर कुछ और नहीं हुआ। जाने से पहले मैं एक बार फिर आश्रय स्थल पर गया। यहीं पर हमें कैद किया गया था। यहीं पर मेरा मन पहली बार अवर्णनीय भय से अभिभूत हुआ था और मेरा दृढ़ विश्वास था कि यहीं से सारी बुराई उत्पन्न होती है। अभी भी इस रोशनी भरी सुबह में भी मुझे अपने सीने में फिर से वही अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मैं वहां आधे मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं कर सका। मैं जल्दी से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, और कल की तरह मैंने अपने आगे किसी और के कदमों की आवाज सुनी। फिर जब मैं नीचे गया और सामने का दरवाजा खोला तो मुझे पीछे से एक महिला की हंसने की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने सोचा कि घर पहुंचने पर मैं निबारन से मिलूंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन मैं जगदीश बाबू के घर गया और दिखा। मैंने हना बारी को चाबियों का सेट लौटा दिया और कहा, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई है। कल रात के बारे में सुनना चाहते हो? जगदीश बाबू ने कहा, मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं और मुझे और कुछ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस समस्या को हल करने में सक्षम थे या नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहना, आपने सम्मोहन के बारे में सुना होगा? हाँ, क्या आप जानते हैं कि सम्मोहित व्यक्ति सम्मोहनकर्ता के प्रभाव में आकर अनजाने में ही अनेक कार्य करने लगता है? क्या सम्मोहन का प्रभाव तब भी बना रहता है जब सम्मोहनकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं होता? वह दूर से जो कुछ भी दिखाना चाहता है, चाहे वो कितना भी विचित्र या अजीब क्यों न हो, सम्मोहित व्यक्ति उन वस्तुओं या दृश्यों को देखता है। मैंने ये सब बातें सुनी हैं, लेकिन सम्मोहन का मेरे घर में होने वाली भूतिया घटनाओं से क्या संबंध है? मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या आप भूत प्रेतों से मेलजोल रखते हैं? नहीं। क्या आपने उनकी गतिविधियों के बारे में सुना है? मैंने सुन लिया। वे मेज और कुर्सियां हिलाते हैं और यहां तक कि भौतिक भूत भी दिखाते हैं। भारत के जादूगरों के एक वर्ग के कर्तव्य भी विश्व प्रसिद्ध है। उनके खेल को रस्सी ट्रिक्स कहा जाता है। जादूगर की मोटी रस्सी सीधी छड़ी की तरह हवा में ऊंची उठती है, फिर रुक जाती है। तभी एक लड़का रस्सी पर चढ़ गया और सबकी नजरों से छिपकर कहीं गायब हो गया। तभी लड़के का शरीर टुकड़ों में टूटकर आसमान से नीचे गिरा। जादूगर ने शरीर के अंगों को वापस जोड़ दिया और लड़के को जीवित कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जगदीश बाबू, मेरी राय में
सम्मोहन इनमें से प्रत्येक चीज में काम करता है। जो कोई भी मेरी बनाई हुई मोहक शक्ति की सीमा के भीतर आएगा, वो वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगा, और वही सुनेगा जो मैं उसे बताऊंगा। वे मेरे मस्तिष्क या इच्छा शक्ति के गुलाम हो जाएंगे। मेरे प्रभाव में उनके लिए सभी असंभव चीजें संभव हो जाएंगी। ठीक है, मैं बहस नहीं करना चाहता, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? जगदीश बाबू, मेरा मानना है कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति काम कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है या उसकी कार्यप्रणाली क्या है। आज भले ही वो जीवित नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अभी भी मौजूद है। मैं आपकी राय सुनकर आश्चर्यचकित हूं। जिस कमरे में मैं सोया था, उसके बगल में एक छोटा कमरा है। बहुत संभव है कि सभी परेशानियों और दुर्भाग्य की जड़ उसी घर में हो। अगर तुम मेरी बात सुनो तो उस घर को ध्वस्त कर दो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मुझे लगता है कि मैंने उस बूढ़ी महिला को लिखे 2 पत्र पढ़े हैं जो आपके घर की प्रभारी थी। बहुत ही संदिग्ध पत्र। मैंने बुढ़िया की दराज में 2 पत्र छोड़ दिए। आप भी इसे पढ़ सकते हैं। फिर अगर तुम चाहो तो उस बूढ़ी औरत के पिछले जीवन के बारे में पूछताछ कर सकते हो। यह कहकर मैं खड़ा हो गया। जगदीश बाबू ने कहा, आपको समय आने पर सारी खबर मिल जाएगी। अभिवादन। कुछ सप्ताह बाद मुझे जगदीश बाबू का यह पत्र मिला। प्रिय महोदय, जैसा आपने कहा था, मैं उस सराय में गया। मैंने उस वृद्ध महिला को लिखे वे 2 पत्र भी पढ़े और आश्चर्यचकित रह गया। प्रासंगिक स्रोतों से मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है। उस वृद्ध महिला का नाम सौदामिनी है। वो एक धनी गृहस्थ की पुत्री है। पहले वो अपने भाई के साथ रहता था। उसका भाई विधुर है और एक 6 साल के बेटे का पिता है। उस लड़के के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौदामिनी पर आ गई। 36 या 37 साल पहले सौदामिनी ने अपने भाई की इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पिछले जन्म में डाकू था। उनकी शादी के 1 महीने बाद ही उनके भाई की हाबरा के एक तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई। लेकिन शव मिलने के बाद पता चला कि उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने सौदामिनी के भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी हो। किसी कारण से, पता नहीं, पुलिस ने इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सौदामिनी अपने भतीजे की संरक्षक बन जाती है, लेकिन पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद शिशु पुत्र की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण भी दुर्घटना थी। एक बच्चा तीसरी मंजिल से पहली मंजिल के आंगन में कैसे गिर गया? फिर वो कुलीन महिला पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गई। शादी के 1 साल भी नहीं बीते थे कि उसका पति अचानक गायब हो गया। फिर वो कभी वापस नहीं आया। ऐसी अफवाहें कि विदेश में कहीं डकैती करते समय उसकी मौत हो गई। लेकिन पति के न रहने के बावजूद सौदामिनी को पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उनकी वित्तीय किस्मत तब तबाह हो गई जब एक बड़ा बैंक अचानक लाल बत्ती के नीचे दिवालिया हो गया। ये संक्षेप में सौदामिनी का इतिहास है। इस बार मुझे बात करने दो। मैंने उस छोटे से घर में बैठकर 1 घंटा बिताया जिसे आपने गिराने का सुझाव दिया था। बेशक मैंने वहां कुछ भी नहीं देखा या सुना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में लगातार एक शक्तिशाली भय उभर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहरीली भावना फर्श के माध्यम से बाहर आ रही है और मेरे पूरे शरीर को झकझोर रही है। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप सुझाएंगे। मैंने अगले रविवार सुबह मकान तोड़ने के लिए मजदूरों का प्रबंध कर दिया है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उस समय उपस्थित होते। इतना ही। नियत दिन और नियत समय पर मैं पुनः हनाबारी में उपस्थित हुआ। मैंने देखा कि जगदीश बाबू अपने मैकेनिकों और मजदूरों के साथ वहां खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस रात मैं फिर उस कमरे में गया जहां निबारन ने अपना घर बना रखा था। जगदीश बाबू ने मजदूरों को बुलाकर कहा, पहले चौकी खाना घर से बाहर निकालो। चेक पॉइंट को स्थानांतरित करना एक नई खोज थी। फर्श के ऊपर एक जाल दरवाजा है। इसे बाहर से लोहे की जंजीरों और ताले से बंद कर दिया गया है। हथौड़ों और कुल्हाड़ियों की मदद से ताले और जंजीरें तोड़ दी गई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सीलन भरी बदबू आने लगी। यह स्पष्ट था कि इस चोर की कुल्हाड़ी का उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि अंदर केवल अंधेरा था। मैंने संदेह से कहा, यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि यह सांप है या मेंढक।
बिना लाइट के नीचे जाना सुरक्षित नहीं है। जगदीश बाबू के आदेश पर बिना देरी किए 2 लालटेनें इकट्ठी कर ली गई। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें बाहर की रोशनी या हवा का कोई प्रवेश नहीं था। फर्श पर मोटी धूल, एकमात्र फर्नीचर एक छोटी सी लोहे की संदूक है। जगदीश बाबू उत्सुकता से बोले, क्या ये कोई छिपा हुआ खजाना है? मैंने कहा, अगर इसमें खजाना है तो याद रखना कि इसकी रखवाली के लिए घोड़ों की कोई कमी नहीं है। जगदीश बाबू उछलकर 2 कदम पीछे हट गए। बक्सा जंग खाया हुआ है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। चाबी नहीं थी, इसलिए काफी प्रयास के बाद सभी ने नल तोड़ दिया, लेकिन अंदर कोई धन या कीमती सामान नहीं मिला। मुझे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे एक हस्तलिखित पुस्तक और उसके ऊपर रखी एक चीनी मिट्टी की प्लेट मिली। मैंने धीरे से ट्रे उठा ली। इसके अंदर पानी की तरह कुछ बहुत ही पारदर्शी और तरल पदार्थ गुनगुना रहा है। इसके अंदर एक छोटा सा उपकरण है जो कंपास या नेविगेशन डिवाइस जैसा दिखता है। मशीन में एक कांटा भी है और वो बहुत तेजी से इधर उधर घूम रहा है। सबसे खास बात यह है कि उस पानी जैसे तरल पदार्थ से चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल रही है। ये न तो तीव्र है और न ही अप्रिय, लेकिन उस अज्ञात गंध का मेरे शरीर, मन और नसों पर अजीब प्रभाव पड़ता है। ज्यादा समय नहीं लगा और इसका असर न केवल मुझ पर बल्कि सभी पर पड़ा। मेरी उंगलियों से लेकर सिर के बालों तक इतना असहनीय विद्युत प्रवाह होने लगा कि मैं कटोरा भी पकड़ न सका। वो जमीन पर गिरकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया। तरल पदार्थ फर्श पर लुढ़कने लगा और उपकरण एक ओर गिर गया। तुरंत ही कमरे के चारों ओर की दीवारें हिलने और डगमगाने लगी, मानो कोई विशालकाय राक्षस उन पर बहुत क्रोध से टूट रहा हो। ऐसा कोई महान राक्षस नहीं है जिसके पैरों से भूकंप आता हो। हम लोग बहुत डरकर चोरों के अड्डे से बाहर भागे, लेकिन भागते समय मैं अपनी नोटबुक साथ लाना नहीं भूला। यहाँ एक हस्तलिखित महानिर्वाण तंत्र है। मुझे नोटबुक के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला। इस पर ये शब्द लिखे हैं, इस घर की 4 दीवारों के भीतर होश में या बेहोश, जीवित या मशीन की धुरी घूमने पर जो भी मृत वस्तु होगी वो हिलने लगेगी। मेरी इच्छा शक्ति से ये घर शापित हो जाए, यहां हर आत्मा बेचैन हो। जगदीश बाबू ने उस छोटे से घर को भी ध्वस्त कर दिया तथा उसमें रखी किताबें और कागज पत्र जला दिए। उसके बाद उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं सुनाई दी। इस तरह की और अधिक विचित्र और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एडवेंचर ट्रेल स्टोरीज।